बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है। यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें। मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं सबसे पहले क्या है इस घंटे की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को करेंगे समर्पित। डीबीयू ग्राहकों को साल भर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक किफायती, सुविधाजनक पहुंच और बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने में बनाएंगी सक्षम। देश में पहली बार हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे पुस्तकों का विमोचन। प्रोजेक्ट का नाम दिया गया मंदार। उत्तर प्रदेश में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग की पुस्तकों का हिंदी में किया जा रहा है अनुवाद। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन आज। 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ता होंगे शामिल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा सम्मेलन को करेंगे संबोधित। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय अर्थव्यवस्था के ठोस बुनियादी सिद्धांतों की सराहना की। कहा, महंगाई नियंत्रण में भारतीय रुपया कई अन्य एशियाई मुद्राओं की तुलना में कर रहा है बेहतर प्रदर्शन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 भारत की छवि धूमिल करने का एक कुप्रयास। भारत ने रिपोर्ट की प्रक्रिया पर उठाए सवाल। बताया 4 में से 3 पैरामीटर्स बच्चों के स्वास्थ्य से है संबंधित और लिए गए सैंपल साइज पूरे देश का नहीं करते प्रतिनिधित्व। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू। 1 सप्ताह तक चलने वाले कांग्रेस में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल मिलने की उम्मीद। T20 विश्व कप 2022 का इंतजार खत्म। आज ग्रुप स्टेज के मुकाबलों से होगा टूर्नामेंट का आगाज। पहले दिन श्रीलंका का मुकाबला नामीबिया और यूएई का सामना नीदरलैंड से। आईएसएसएफ जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का जलवा जारी। पुरुष वर्ग के 25 मीटर स्पर्धा में उदयवीर और महिला वर्ग में ईशा सिंह ने साधा स्वर्ण पर निशाना। वहीं तेजस्विनी ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में जीता कांस्य पदक। और आइए खबरों को अब विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर पीएम लोगों को संबोधित भी करेंगे। वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री ने देश की आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में देश के 75 जिलों में 75 डीबीयू की स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। इन यूनिट्स की स्थापना का लक्ष्य डिजिटल बैंकिंग का लाभ देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। सार्वजनिक क्षेत्र के 11 बैंक, 12 निजी बैंक और 1 लघु वित्त बैंक इस प्रयास में भाग ले रहे हैं। ये डीबीयू ब्रिक एंड मोर्टार आउटलेट से संचालित किए जाएंगे, जहां लोगों को बचत खाता खोलने, बैलेंस चेक करने, पासबुक प्रिंट करने, राशि अंतरित करने, फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने और ऋण के लिए आवेदन करने जैसी विभिन्न डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। डीबीयू ग्राहकों को साल भर बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं तक किफायती, सुविधाजनक पहुंच और बेहतर डिजिटल अनुभव प्रदान करने में सक्षम बनाएंगी।
और मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में शुरू होने जा रही है। देश में ऐसा पहली बार होगा जब मेडिकल की पढ़ाई का हिंदी में शुभारंभ होगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही एमबीबीएस प्रथम वर्ष की हिंदी पुस्तकों का भी वो विमोचन करेंगे। अपने दौरे में अमित शाह ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का भी शिलान्यास करेंगे। और मध्य प्रदेश जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो वहीं दूसरी ओर में इस कड़ी में अब एक नाम उत्तर प्रदेश का भी जुड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट में बताया कि यूपी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की कुछ पुस्तकों का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है, जिसका लाभ छात्रों को आगामी वर्ष से प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में इन विषयों के पाठ्यक्रम हिंदी में भी पढ़ने के लिए मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में पंच परमेश्वर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। इस सम्मेलन में 1 लाख बीजेपी कार्यकर्ता शामिल होंगे। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पंच परमेश्वर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने सम्मेलन की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पहली बार 1 लाख कार्यकर्ताओं की संख्या में कोई कार्यक्रम हो रहा है। पंच परमेश्वर सम्मेलन में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शंखनाद कर विजय संकल्प की प्रेरणा देंगे। कर्नाटक के हसन में आज सुबह भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में ऑटो सवार 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सभी ऑटो सवार हसनंबा मंदिर के दर्शन कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान अरसीकरे के गांधीनगर में ऑटो की एक दूध वाहन से टक्कर हो गई। आमने सामने की हुई इस भीषण टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई। एनएसजी के 38वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभकामनाएं दी हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने लिखा, हर भारतवासी को एनएसजी के शौर्य और वीरता पर गर्व है। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा के मंत्र के साथ एनएसजी कमांडो देशवासियों में विश्वास का भाव उत्पन्न करते हैं। @NSG ब्लैक कैट्स के 38वें स्थापना दिवस पर जवानों को शुभकामनाएं देता हूं और राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को सलाम करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिल्ली स्थित अक्षरधाम मंदिर में भगवान श्री स्वामी नारायण जी के दर्शन किए और महंत स्वामी जी महाराज से भी मुलाकात की। लोकसभा अध्यक्ष ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि अक्षरधाम मंदिर में भगवान श्री स्वामी नारायण जी के दर्शन कर महंत स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि मंदिर में जहां अलौकिक भक्ति, पवित्रता व शांति की अनुभूति हुई, वहीं स्वामी जी से मानव सेवा को समर्पित रहने की दिव्य प्रेरणा और ऊर्जा मिली। और अमेरिका की अपनी आधिकारिक यात्रा पर वाशिंगटन डीसी में मीडिया को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजली उत्पाद के लिए कोयले पर भारत की अत्यधिक निर्भरता के मुद्दे पर कहा कि कई पश्चिमी देश बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कई देशों में फिर एनर्जी के लिए कोयले की तरफ रुख करता देखा जा रहा है। Western world has seen countries moving to coal. Austria has already said, and today did I say that they're going back to coal. Did I see a news item today that in UK the Battersea, one of the oldest legacy thermal units, is back again. It's a beautiful landmark for London, but then matter of fact it is now reviving itself as a thermal unit. So it's not just India. Many countries have gone back. And coal is now going to be back again because I think gas cannot be afforded or it is not available as much as you want. और भारत में डिजिटलीकरण को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि कई सदस्यों के सुझाव हैं कि G20 के दौरान हमें ये दिखाना चाहिए कि हमने अपनी डिजिटल उपलब्धियों में क्या किया है, जैसे आधार या अन्य डिजिटल एप्लीकेशन देश में बड़ी आबादी के बीच अच्छे से काम कर रहे हैं। During the G20, we should showcase what we've done in our digital
achievements in terms of the way in which Aadhaar is spread, the way in which other digital applications have spread in the country. In fact, today in my meeting with the World Bank, President David Malpass himself said that you should now showcase the deepening of digital applications in India and how common people have accepted it. And he said he will be happy from the World Bank side to work together with India to be able to take it to the other parts of the world. और क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मामलों को G20 देशों के सामने चर्चा के लिए लाना चाहते हैं ताकि सदस्य देश इस पर चिंतन कर सकें और वैश्विक स्तर पर एक फ्रेमवर्क या SOP पर पहुंचा जा सके। Substantial money laundering, probably cases related to, it was also put in the media, cases related to crypto assets and trading of assets. So this concern has been actually acknowledged by several members of the G20, saying yes, money trail, yes, money laundering, yes, drug misuse, and so on. So we need to have, there is an understanding that we need to have some kind of a regulation. और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मिस्र के दौरे पर हैं। उन्होंने मिस्र के साथ मजबूत संबंध स्थापित करने के लिए वहां के विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात भी की। इस दौरान एस जयशंकर ने मिस्र में भारतीय समुदाय के लोगों के साथ बातचीत भी की। उन्होंने भारतीय समुदाय से मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें धन्यवाद भी दिया। और भारत 18 से 21 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी कर रहा है। इंटरपोल महासभा के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इंटरपोल के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो को भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है। इंटरपोल में भारत सहित 195 सदस्य देश शामिल हैं। भारत 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना था। देश अब आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे में इस कार्यक्रम की मेजबानी का अवसर मिलना गर्व की बात है। इस बैठक में साइबर, प्रोफेशनल अपराधों और बाल यौन शोषण अपराधों जैसे विषयों पर चर्चा होगी। महासभा में सदस्य देशों के बीच अपराध के डेटा और इसे नियंत्रित करने के उपायों और इसके लिए उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक पर चर्चा होगी। इंटरपोल के पास एक काफ़ी सुरक्षित नेटवर्क है जो कि साल भर 24 घंटे काम करता है। हर साल में भारत बड़े डेटाबेस के साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। भारत के पास काफी विकसित फोरेंसिक विज्ञान डेटा और उन्नत साइबर अपराध रोधी क्षमता भी है। The significance of Interpol is that even countries who are not very friendly with each other or who may not even be having diplomatic relationship with each other are able to interact on a professional police to police level. Interpol by its very constitution is not to indulge in military, political or religious matters. It is therefore noteworthy that this organization has survived 100 years, both the world wars, whereas many other international multilateral organizations did not. We are expecting that this General Assembly will discuss
important matters which the world police in general and important issues of crime and criminals which are significant for Indian police are also discussed, like cyber enabled crime, cyber crime, online child sexual abuse, drug menace, counter terrorism, anti corruption, large financial crimes, and all other types of organized crime. और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक दशक में 2 बार होने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो गया है। इस अधिवेशन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग को सरकार और सेना के निर्विरोध प्रमुख के रूप में लगातार तीसरा 5 वर्षीय कार्यकाल मिलने की पूरी उम्मीद है। शी जिनपिंग के उद्घाटन सत्र को उन्होंने संबोधित किया। यह अधिवेशन आज से 22 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जाना लगभग तय है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को बने 1 सदी हो चुके हैं और 70 साल से वो चीन की सत्ता में काबिज है। दुनिया भर की कम्युनिस्ट पार्टियों में ज्यादातर बड़े फैसले राष्ट्रीय अधिवेशन के पहले ही लिए जा चुके होते हैं। भले ही राजनीतिक सत्ता पर शी की पकड़ बरकरार है, लेकिन बाकी मुद्दों पर बढ़ते दबाव का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और इसमें तेजी से धीमी होती अर्थव्यवस्था, तकनीक के क्षेत्र में दिग्गजों की सरकार की कार्रवाई और सख्त कोविड रणनीति का आर्थिक असर भी शामिल है। और आज सुबह नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन 2022 की शुरुआत की गई। इस हाफ मैराथन को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के प्रीमियर रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं बड़ी संख्या में प्रतिभागी इस रेस में शामिल हुए। और खबर क्रिकेट के मैदान से, आईसीसी T20 विश्व कप का आज आगाज होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में आज से क्वालिफाइंग राउंड्स के मुकाबले खेले जाएंगे जो कि 21 अक्टूबर तक चलेंगे। इसे पहले दिन ग्रुप स्टेज के मुकाबले में श्रीलंका का मुकाबला नामीबिया से होगा। वहीं दूसरे दिन मुकाबले में यूएई की टीम नीदरलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। भारतीय टीम अपने विश्व कप अभियान की शुरुआत 23 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। भारत और पाकिस्तान को सुपर 12 राउंड के ग्रुप 2 में रखा गया है। ग्रुप 2 में इन दोनों टीमों के अलावा बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका ग्रुप बी की विनर टीम और ग्रुप ए की रनर अप टीमें शामिल होंगी। वहीं सुपर 12 राउंड के ग्रुप 1 में अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ग्रुप ए की विनर टीम और ग्रुप बी की रनर अप टीमें होंगी। और मिस्र के कायरो में चल रहे ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शनिवार को उदयवीर सिद्धू ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। उन्होंने जूनियर पुरुष 25 मीटर और स्टैंडर्ड पिस्टल खिताब अपने नाम करने में सफलता हासिल की। वहीं ईशा सिंह ने जूनियर महिला 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण अपने नाम किया, जबकि तेजस्विनी ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल करने में सफलता पाई। इस टूर्नामेंट के पदक तालिका में भारत दूसरे पायदान पर काबिज है, चीन पहले स्थान पर है। FC अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप H क्वालिफायर में आज भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा। पिछले मुकाबले में भारतीय टीम को इराक के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। भारतीय टीम की कोशिश ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए इराक से मिली हार से उबरने की होगी। वहीं इससे पहले खेले गए मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान कुवैत को 4-1 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी। इस जीत के साथ ही पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पायदान पर है, जबकि भारत तीसरे स्थान पर है। मलेशिया के कुआलालंपुर में खेले जा रहे FIBA अंडर 17 एशिया कप में आज भारतीय महिला और पुरुष टीमें अपने अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगी। महिलाओं को क्वार्टर फाइनल स्पर्धा में भारतीय महिला टीम का सामना चीनी ताइपेई के साथ होगा, जबकि पुरुष टीम जॉर्डन से भिड़ेगी।
एक समय हरियाणा के नूंह जिले को राज्य के सबसे कम विकसित जिले के रूप में गिना जाता था, लेकिन 2018 में इसे केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आकांक्षी जिले के तहत चुना गया और आज नूंह विकास की राह पर चल पड़ा है। देखिए नूंह की जमीनी हकीकत से जुड़ी यह खास रिपोर्ट। देश के आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हरियाणा के नूंह जिले की दशा व दिशा बदलने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर प्रयास कर रही हैं, जिसका असर अब धरातल पर भी दिखने लगा है। नूंह के उपायुक्त के मुताबिक कृषि, जल संसाधनों और शिक्षा के क्षेत्र में सभी विभागों के संयुक्त प्रयासों से निरंतर सुधार हो रहा है। नूंह शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए शिक्षा सहायक को सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से रखा गया है। जिले में शिक्षकों की कमी को देखते हुए ही शिक्षा सहायक स्कीम गवर्नमेंट से अप्रूव की गई। इसके पश्चात 1000 शिक्षा सहायक लगाने का लक्ष्य रखा गया। अभी हमने 500 पीआरटी इसमें शिक्षा सहायक लगा ली हैं एंड मिडिल लेवल पे हमने 125 शिक्षा सहायक अभी रिसेंटली डिप्लॉय किए हैं, जिससे हमारे जिले में जो शिक्षकों की कमी है वो काफी हद तक इस इशू को डील करने में हम सफल साबित हुए। जिले के अध्यापकों के मुताबिक सरकार के प्रयासों से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या भी बढ़ रही है और साथ ही शिक्षित युवाओं को भी रोजगार मिला है। शिक्षा सहायक से बदलाव ये आया है कि स्कूलों के अंदर कहीं ना कहीं बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है। जब टीचर ही कम थे तो बच्चे भी नहीं रुकते थे। नए बच्चे हैं, इनको जो ट्रेनिंग भी 8 दिन की दी गई है उसको बहुत अच्छी तरीके से ये फील्ड में लागू कर रहे हैं और उससे बहुत इनोवेटिव तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। न केवल बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है, बच्चों की रेगुलरिटी भी बढ़ी है साथ साथ में, और कहीं ना कहीं गुणवत्ता पूर्वक जो शिक्षा है उसमें और बढ़ावा हुआ है। देश के सबसे पिछड़े 112 जिलों में शामिल नूंह अब विकास के कई मोर्चों पर अच्छा काम कर रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि केंद्र सरकार की आकांक्षी जिला योजना से नूंह जल्द देश के विकास में नई ऊंचाइयां छुएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डच ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेड करना चाहती है। इसके बदले में आपको हमसे क्या चाहिए? इस ट्रेड की मोनोपोली हमारी हो। लाखों विदेशी यहाँ आए और आस्तीन का सांप बनकर हमें डस दिया। सर्वप्रथम पुर्तगाली, उसके बाद डच और अब तुम लोग। We need exclusive rights. तुमने क्या सोचा कि हम नशे में हैं और तुम हमारा फायदा उठा लोगे? जहांगीर पर इस तख्त का नशा चढ़ाओ, उस पर ये अंग्रेजी नशा क्या खाक चढ़े।